ये रहा। हम लोग जेएसपी के टैग पढ़ रहे हैं। जेएसपी के 5 टैग में से 3 टैग हो चुके थे, हमारा 4th ये था जेएसपी डायरेक्टिव टैग। डायरेक्टिव 3 तरीके के होते हैं, एक होता है पेज डायरेक्टिव, एक होता है इंक्लूड डायरेक्टिव, एक होता है टैग लिब डायरेक्टिव, है ना। तो पेज डायरेक्टिव पे अभी हम लोग पेज डायरेक्टिव कर रहे थे, क्योंकि इंटरनल बहुत डिटेल्स है इसके अंदर, यानी एट्रीब्यूट्स बहुत सारे हैं। तो पेज डायरेक्टिव में हम लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी। पेज डायरेक्टिव सबसे टॉप पे लगता है, ठीक है। और पूरे पेज के को किन किन चीजों की जरूरत होती है जब वो सर्वलेट में ट्रांसलेट होते हैं, वो सारी चीजें ला कर देता है ये पेज डायरेक्टिव, है ना। तो पेज डायरेक्टिव हम लोग कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने पेज डायरेक्टिव के एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया था और उसके प्रोग्राम भी बनाए थे। ये कुछ एट्रीब्यूट्स है यहाँ पर देखिए, इसमें हम लोगों ने बफर, ऑटो फ्लश ये किया था, इसका प्रोग्राम बनाया था, बताया था आपको, ठीक है। फिर उसके बाद लैंग्वेज के बारे में बताया था, इंपोर्ट और एक्सटेंड्स क्या करते हैं ये भी बताया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, तो ये सारी चीजें हो चुकी थी हमारी। नेक्स्ट है कंटेंट टाइप, ये भी बता रखा था आपको। फिर एरर पेज और इज एरर पेज, इसका भी प्रोग्राम करके दिखा रखा था आपको कि आपके किसी भी पेज पे अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो इज एरर पेज और एरर पेज मिलके उसको कैसे हैंडल कर लेते हैं, कैसे उसे डील करते हैं, तो इसका भी प्रोग्राम एक बना बार रखा है हमने। बता दीजिए मैम, इज एरर और एरर पेज। हाँ जी बोलिए। मैम इसके प्रोग्रामिंग मैम। एक बार और बता दूं? यस मैम। ठीक है, बताते भी, ठीक है। उसके बाद आज हमें करना था इन्फो और सेशन, मतलब अभी पेज डायरेक्टिव का इन्फो और सेशन बचा हुआ है। तो ठीक है, एक बार एरर पेज और इज एरर पेज फिर से बता देती हूँ। देखिए ये होता है क्या, एक मिनट स्टार्ट कर देती हूँ, पीछे वो चलता रहेगा फिर, और मैं फिर बता दूंगी आपको। तो नेटबीन्स से स्टार्ट कर देती हूँ मैं। देखिए एरर पेज और इज एरर पेज कैसे काम करेगा ना, कि हमारे पास एक वेबसाइट है और वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस हम बना रहे हैं। ये रहा जेएसपी का एक पेज, एक दूसरा जेएसपी का पेज आपने बना लिया, एक तीसरा जेएसपी का पेज बना लिया, तो ऐसे बहुत सारे जेएसपी पेजेस आपने बना लिए। जब आपने इतने सारे जेएसपी पेजेस बना लिए तो हर पेज में, क्योंकि यूजर वैल्यू डालेगा, तो हर पेज में एक्सेप्शन आ सकती है, ठीक है। मान लीजिए इस पेज में एक्सेप्शन आ रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो ऐसे ही सेकंड पेज के साथ भी यही सीन है, हो सकता है एक्सेप्शन आए, हो सकता है एक्सेप्शन ना आए, और ऐसे ही थर्ड पेज के साथ भी यही है कि हो सकता है एक्सेप्शन आ रही है और हो सकता है एक्सेप्शन नहीं आ रही है। तो इस तरीके से हर पेज में, तो हर पेज में या तो हम एक तरीका है ट्राई कैच लिखे, ट्राई कैच के साथ कोडिंग करें, ट्राई और कैच वो भी हैंडल कर लेंगे। दूसरा क्या तरीका होता है, हम लोग एक अलग से ही एरर को हैंडल करने का कोड लिख देते हैं, ठीक है। और उसको एरर पेज बोल देते हैं, मतलब कि एरर से ही मैं सेव कर देती हूँ, एरर डॉट जेएसपी से मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने एरर को हैंडल करने का कोड लिख दिया और इसको लिंक कर दिया इन सब के साथ, इन सबके साथ मैंने लिंक कर दिया। अब मान लीजिए ये जेएसपी नॉर्मल जेएसपी पेज है, अगर इसमें कोई एक्सेप्शन आती है तो ये कंट्रोल इसको फेंक देगा और ये आउटपुट दिखा देगा, और अगर एक्सेप्शन नहीं आती है तो अकेला यही रन हो जाएगा। इसी तरीके से इसके साथ भी यही सीन होता है और इसके साथ भी यही। तो हमारा ना लाइन ऑफ कोड बट मतलब कम हो जाएगा, और जो है कि मेहनत हमारी कम हो जाएगी, टाइम थोड़ा कम लगेगा हमें कोडिंग करने में, थोड़ा मैसी नहीं लगेगा हमें प्रोग्राम, हमें बार बार ट्राई कैच नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट करते हैं हमारा एरर पेज और इज एरर पेज। हम लोग क्या करते हैं, एरर पेज में लिखते हैं इस तरीके से, एरर पेज, एरर पेज इज इक्वल्स टू पेज का नाम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए इस पेज का नाम है एरर डॉट जेएसपी ना, तो इसमें इन तीनों में ये वाली लाइन लिखेंगे, ये वाली पूरी लाइन इन तीनों में जाएगी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। ये लिंक कर दिया, लिंक कर दिया क्या कि भाई जब एरर आएगा तो कहाँ जाए, एरर आएगा तो एरर डॉट जेएसपी पेज पे जाए। और इस वाले पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम जो कोड करेंगे वो कुछ ऐसे होगा, इस एरर पेज इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर ट्रू लिख देंगे कि क्या ये एक एरर पेज है,
तो ये एक एरर पेज है, मतलब बाकी अदर पेजेस को वो अपने अंदर अलाउ करेगा। तो ये कोडिंग की थी हम लोगों ने इसके अंदर। ये देखिए लास्ट मैंने बनाया था इसमें हेलो डॉट जेएसपी में मैंने है ना डिवाइड करने का प्रोग्राम बनाया था, और डिवाइड बाय 0 अगर हम करेंगे तो आपको पता है एक्सेप्शन आती है ना। यूजर से हम 2 नंबर लेके उसको डिवाइड करेंगे, मान लीजिए यूजर ने दूसरा नंबर 0 दे दिया तो एक्सेप्शन आएगी। एक्सेप्शन आएगी तो हेलो नहीं प्रिंट करेगा, ये भी नहीं प्रिंट करेगा, मतलब ऑब्वियसली एक्सेप्शन दे देगा। तो इस सीन में क्या होगा, जब एक्सेप्शन आएगी तो कंट्रोल चला जाएगा माई एरर डॉट जेएसपी पे। अब आप माई एरर डॉट जेएसपी पे जाकर देखिए क्या है यहाँ पर, सिर्फ एक लाइन, ये देखिए ये लिखा है ना इज एरर पेज ट्रू, और फिर बस एक लाइन का प्रोग्राम है एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज। गेट मैसेज एक मेथड है जो किसी भी तरीके की एरर के अकॉर्डिंग आउटपुट हमें या मैसेज हमें दिखा दे। ठीक है, तो मैंने लिखा एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज, एक्सेप्शन पहले से बना हुआ ऑब्जेक्ट है और गेट मैसेज उसके अंदर का मेथड है जो हमें मतलब जैसी भी एक्सेप्शन आएगी उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट निकाल कर दिखा देगा। ठीक है, तो हमें रन कराना होगा हेलो डॉट जेएसपी, लेकिन आउटपुट वो दिखाएगा उधर वाले का, एक्सेप्शन वाले पेज का दिखाएगा आउटपुट। मैम ये लास्ट वाली क्लास है? हाँ, इन्होंने पूछा माई एरर और एरर पेज के बारे में थोड़ा सा, तो वो बता रहे थे। ये चल रहा है, रन हो रहा है ये। टाइम ले रहा है। ये रहा, देखिए आउटपुट आएगा इस पे। आउटपुट स्क्रीन खोलिए मैंने, रन होगी अभी। ये देखिए आ गया ना एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 का। ठीक है, Yes, तो ma'am. ऊपर ऊपर रन हो रहा है हेलो डॉट जेएसपी, लेकिन आउटपुट दिखा रहा है माई एरर डॉट जेएसपी वाले पेज का। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट होता है भाई। अब देखिए इसमें एक और मैंने एक्सेप्शन दिया था, ये बफर वाला हम लोगों ने किया था ना, बफर और ऑटो फ्लश वाला प्रोग्राम। इसमें देखिए मैंने 2 KB का साइज देके ऑटो फ्लश को फॉल्स कर दिया है, यानी कि 2 KB के बाद वो पेज को लोड होने ही नहीं देगा। लेकिन मैंने पेज तो 100 KB का बनाया, 100 KB का। मैंने एक इमेज डाली है जो मैंने 100 टाइम्स डाली है, तो अगर अज्यूम करें कि वो एक इमेज 1 KB की है, तो 100 टाइम्स अगर मैंने डाली तो 100 KB हो गया साइज, है ना। लेकिन मैंने यहाँ पर 2 KB तक की ही लिमिट दी है, तो वो फॉल्स भी कर दिया है मैंने ऑटो फ्लश को, तो ऑब्वियसली ये ओवरफ्लो का एरर देगा। तो इसमें भी मैंने माई एरर डॉट जेएसपी को लिंक सेंड कर दिया है, देखिए। ठीक है, तो इसको भी रन कराते हैं, कंट्रोल देखिए सीधे उसी पे जाएगा। और ये आपको एक्सेप्शन दिखा देगा, देखिए। दिख रहा है जेएसपी बफर ओवरफ्लो एरर, Yes, ma'am. है ना। Yes, ma'am. इसको बोलते हैं भाई, ये काम करता है एरर पेज और इज एरर पेज। तो मैंने ये काम ट्राई कैच से भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए मैंने सिर्फ बिना ट्राई कैच के सिर्फ एक बार कोडिंग लिखा और वो बार बार मतलब काम कर रहा है। तो ये कंसेप्ट है भाई, नहीं तो मेरे को हर पेज में ट्राई कैच लिखना पड़ता, बफर ओवरफ्लो वाले में भी ट्राई कैच लिखना पड़ता, और वो डिवाइड बाय 0 वाले में भी ट्राई कैच लिखना पड़ता। ये कंसेप्ट, तो ट्राई कैच से भी हैंडल हो जाता है और इससे भी हैंडल हो जाता है। ठीक है, तो ये कर रहे थे हम लोग। अब नेक्स्ट आते हैं, अभी पेज ही चल रहा है हमारा। नेक्स्ट अभी ये 2 और बचे हैं छोटे छोटे से, इनको कर लेते हैं। ठीक है, मतलब पेज डायरेक्टिव ही कर रहे हैं अभी हम लोग, अभी 2 डायरेक्टिव्स और बचे हुए हैं हमारे पास। तो इन्फो
की बात करते हैं, पेज डायरेक्टिव में अगला एट्रीब्यूट है इन्फो। इन्फो ने एक्चुअली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। लेट्स यू प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द जेएसपी पेज। क्या जेएसपी पेज आप बनाने वाले हैं उसके बारे में पूरी कहानी उसमें लिख देते हैं, जैसे दिस पेज इज डिजाइन्ड बाय समथिंग समथिंग, और ऐसा कुछ कहानी अगर आपको लिखना है तो आप इन्फो में डाल सकते हैं। तो अगर आप नहीं भी डालते हैं तो भी ठीक है, और अगर डाल देते हैं तब भी ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया इन्फो, ऐसे डबल कोट्स में ऐसे, दिस पेज इज डिजाइन। तो ये कहीं दिखाएगा नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये है ये आपकी कन्वीनियंस के लिए है। तो बस इसके लिए लिखा जाता है। बाकी इन्फो मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, कि पेज की इन्फॉर्मेशन देनी है आपको कुछ भी यहाँ पर, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इन्फो में सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे तो पेज नहीं चलेगा, नहीं, पेज तब भी चलेगा, ठीक है, और इस तरीके से काम करेगा। ये देखिए लिखा है लेट्स यू प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द जेएसपी पेज। क्या जेएसपी पेज आप बना रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है। तो आगे समझ में इन्फो का कंसेप्ट। तो इन्फो लगाएंगे तब भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तब भी ठीक है, ठीक है। बट ऐसा है कि जब आप प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग करते हैं तो इन्फो भी यूज कर लेते हैं, जैसे कि कब स्टार्ट हुआ ये पेज बनना और इस पेज में हम क्या बनाने वाले हैं, वो सारी चीजें हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने टीम मेंबर्स के कन्वीनियंस के लिए हम लोग उसमें लिख देते हैं इन्फॉर्मेशन में, इन्फो एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है सेशन, ठीक है। और ये तो लिखा ही है कि ये सेशन ट्रैकिंग में यूज होता है, तो सेशन ट्रैकिंग तो अभी हम लोग किए नहीं। जब हम लोग सेशन ट्रैकिंग करेंगे उसमें हम लोग ये यूज करेंगे। सेशन ट्रैकिंग का कंसेप्ट होता है यूजर का डेटा हमें अपने पास रखना है तो हम लोग सेशन ट्रैकिंग करते हैं, है ना। तो जब सेशन ट्रैकिंग एक्चुअली एक पूरा कंसेप्ट दे रखा है आपके कोर्स में, जब सेशन ट्रैकिंग करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग इस सेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। एक हमने ये रखा हुआ और एक आगे इंपोर्ट हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट में। इंपोर्ट जब हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे तब हम लोग इंपोर्ट पढ़ेंगे, और जब हम लोग सेशन ट्रैकिंग करेंगे तब हम लोग इस सेशन का यूज करेंगे, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। हाँ, तो यहाँ तक है अभी ये पेज डायरेक्टिव। तो एक बार फिर मैं पीछे जाती हूँ और दिखाती हूँ आपको। ये हम लोग डायरेक्टिव टैग कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टिव टैग कर रहे हैं जेएसपी का। जेएसपी में 5 टैग्स होते हैं, ये 4th टैग है, ये 4th टैग है, देखिए 4 लिखा हुआ है, अभी 5th टैग एक बचा हुआ है। तो 4th टैग है जेएसपी डायरेक्टिव टैग, ओके। अब जेएसपी डायरेक्टिव टैग में 3 तरीके के डायरेक्टिव होते हैं, एक पेज डायरेक्टिव, एक इंक्लूड डायरेक्टिव और एक टैगलिब डायरेक्टिव, ठीक है। अब पेज डायरेक्टिव हमारा डन हो गया आज। अब बात करते हैं इंक्लूड डायरेक्टिव की। इंक्लूड डायरेक्टिव बहुत छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है जितना पेज है, अभी खत्म हो जाएगा स्टार्ट होके, ठीक है। तो इंक्लूड डायरेक्टिव पे आते हैं। ये रहा इंक्लूड डायरेक्टिव, ठीक है। इंक्लूड डायरेक्टिव क्या करता है, 2 या 2 से ज्यादा पेजेस का आउटपुट आप एक साथ अगर देखना चाहते हैं तो आप इंक्लूड डायरेक्टिव यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए। अगर मुझे 2 अलग अलग पेजेस का आउटपुट एक साथ एक स्क्रीन पर देखना है तो हम लोग इंक्लूड डायरेक्टिव का यूज करते हैं। It is used to include a file during translation phase. This directive tells the container to merge the content of other external files with the current JSP page during translation phase. तो मतलब अलग से किसी अदर फाइल का, यानी कि अदर जेएसपी फाइल ले लीजिए, दूसरी फाइल का आउटपुट अगर आप देखना चाहते हैं, एक ही साथ मर्ज करना चाहते हैं 2 फाइल्स को, तो आप इंक्लूड डायरेक्टिव का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए मैंने एक a.jsp बनाया, उसमें लिखा है हेलो, एक b.jsp बनाया, उसमें लिखा है वेलकम। ऐसा कुछ अलग अलग काम हो रखा है। एक c.jsp बनाऊंगी मैं, या सी में बना लीजिए या ए या बी में ही मर्ज कर दीजिए आपस में, ठीक है।
ए को मर्ज कर दीजिए, मतलब ऐसे लिखिए इंक्लूड फाइल @include फाइल a.jsp और फिर नीचे लिखिए b.jsp। ठीक है, मतलब दोबारा से इंक्लूड फाइल b.jsp। जिस फाइल को जहां इंक्लूड करना है आप वहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। ये होता है भैया आपका इंक्लूड डायरेक्टिव। ठीक है, ये लिखा हुआ देखिए सिंटेक्स @include, फिर फाइल लिखते हैं, फाइल एट्रीब्यूट होता है इसमें, फाइल एट्रीब्यूट लिख के रिलेटिव यूआरएल। यूआरएल का मतलब तो आप जानते ही, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। तो यू रिलेटिव वर्ड का क्या मतलब हुआ? रिलेटिव वर्ड का मतलब हुआ कि एक वेबसाइट के अंदर जितने पेजेस है ना वही आपस में इंक्लूड हो सकते हैं, किसी दूसरी वेबसाइट का या कोई एक्चुअल वेबसाइट का पेज आप इंक्लूड नहीं कर सकते, उसको रिलेटिव कहा जाता है। ठीक है, जब एक ही वेबसाइट के अंदर के पेजेस को आप यूज करते हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज करते हैं, तो वो रिलेटिव यूआरएल कहलाता है। ठीक है, आगे समझ में? आगे इंक्लूड का काम समझ में? यस मैम। ठीक है, तो मेनली इसको ये यूज कहाँ पर होता है, मतलब रियल लाइफ में या रियल प्रोजेक्ट में इसको कहाँ यूज करते हैं? तो बताते हैं, यहाँ पे देखिए वेबसाइट बनाते हैं ना हम लोग, तो हर वेबसाइट में जैसे हम लोगों ने सीएसएस से डिजाइन करना सीख लिया है वेबसाइट को। ठीक है, तो सीएसएस से जब हमने डिजाइन करना सीखा तो हम लोगों ने हेडर भी बना लिया, हेडर अलग सेक्शन में बनता है, जैसे हेडर बन गया हमारा। ठीक है, इधर मेन्यू डिजाइन हो गया मेरा, और इधर मान लीजिए ये लॉगिन पेज हो गया, इधर कुछ न्यूज वगैरह या आर्टिकल वगैरह आ रहा है, इधर नीचे फुटर आ रहा है। ऐसी होती है ना वेबसाइट, भाई अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड होती है। आपने वेबसाइट देखी भी है, फिर हम लोगों ने सीखी भी है, इस तरीके से बनाते हैं। फिर बीच में मेन कंटेंट होता है, होम पे क्लिक करेंगे ये तो होम के बारे में कहानी बताएगा, अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो अबाउट अस के बारे में यहाँ कहानी बताएगा। लेकिन ये 4-5 सेक्शंस जो है ये फिक्स रहते हैं, है ना। आप देख लीजिए, आप फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक को अगर आप ऑन करेंगे, किसी भी पेज पे जाइए, ऊपर ब्लू कलर का फेसबुक या वो लोगो बना हुआ आता है ना। या अगर जीमेल बना रहे या जीमेल ओपन किया हुआ है तो जीमेल जैसा लिखा हुआ है या मेल का वो जो आइकन है, टैग है, वो लोगो है, वो बना हुआ ही आता है हर बार हर पेज पे। ठीक है, तो कंसेप्ट ये है कि कुछ चीजें फिक्स रहती है वेबसाइट के अंदर, है ना। तो जब फिक्स है, मान लीजिए ये वाला पार्ट मेरा फिक्स है, ये हेडर पार्ट फिक्स होता है, फुटर पार्ट मेरा फिक्स होता है, मेन्यू पार्ट मेरा फिक्स होता है। उसके बाद लॉगिन तो खैर नहीं, लॉगिन तो चेंज हो जाता है, या न्यूज आर्टिकल्स वगैरह फिक्स होते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें अगर फिक्स है और उसी पोजीशन पे आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इनको हर पेज पे डिजाइन नहीं करते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को हम हर पेज पे डिजाइन नहीं करते, हम क्या करते हैं, एक पेज बना लेंगे हेडर के नाम से, header.jsp, दूसरा पेज बना लिया हमने menu.jsp, एक पेज बना लिया हमने footer.jsp, ऐसे कर करके ना हमने बहुत सारे अलग अलग पेजेस बना लिए। जब हमने अलग अलग पेजेस बना लिए तो अब मेन पेज, जब बहुत सारे पेजेस अब बनाएंगे, जैसे मान लीजिए होम का पेज बनाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हेडर वाले को इंक्लूड कर देंगे, मेन्यू वाले को इंक्लूड कर देंगे, और क्या फुटर वाले को इंक्लूड कर देंगे। तो इंक्लूड करना करते हैं ना जब हम लोग अलग अलग पेजेस को, वहां ये इंक्लूड डायरेक्टिव यूज होता है। ठीक है, आ गया समझ में? तो हमें बार बार कोडिंग नहीं लिखनी पड़ती। और इसका फायदा देखिए ये होता है कि मान लीजिए मैंने हेडर बनाया हुआ, मेरे हेडर का कलर ग्रीन दे रखा है, हेडर जो भी बनाया मैंने, हेडर का बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे रखा है। अभी क्लाइंट की डिमांड आ गई कि भाई ग्रीन कलर नहीं अच्छा लग रहा है, इसको ब्लू कलर कर दीजिए। तो अब क्या है, मुझे सिर्फ एक ही पेज में, हेडर वाले पेज में ही जाकर कोडिंग करनी पड़े, चेंज करनी पड़ेगी, हर पेज में जाके मुझे कोडिंग नहीं चेंज करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो क्योंकि एक छोटा सा पार्ट भी अगर चेंज करना है तो आप बार बार कोडिंग करेंगे तो हर पेज में जाके कोडिंग को चेंज करेंगे ना। भाई बैकग्राउंड कलर आपको ब्लू करना है तो ब्लू ब्लू हर बैकग्राउंड कलर करेंगे। तो आप क्या करेंगे, एक header.jsp का एक अलग से पेज बना लीजिए और उसमें ये चीज लगा दीजिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट, और सारे पेज में इंक्लूड करने के लिए फिर इंक्लूड डायरेक्टिव को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आ गया कंसेप्ट समझ में कैसे इंक्लूड यूज होता है? यस मैम। है ना। चलिए अब इसका प्रोग्राम कर लेते हैं। ऐसे तो बनाए हुए हमने 2-3 पेज, लेकिन ठीक है अलग से एक पेज बना लेते हैं। हाँ, मान लेते हैं ये मैंने
एक a.jsp नाम से फाइल बनाती हूँ। ठीक है, ये a.jsp में मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख देते हैं, हेलो दिस इज ए फाइल, ऐसा मैंने मैसेज लिख दिया। ठीक है, एक और फाइल बना लेती हूँ, b.jsp, और यहाँ मैम हमें मैसेज, तो यहाँ पे 2 पेज बनाने पड़ेंगे ना। हाँ 2 पेज बनाने पड़ेंगे। नहीं, पहले से बने हुए थे, हमारे पास हेलो पेज बना हुआ था, हमारे पास बफर डेमो पेज बना हुआ था, उसको भी कर सकते थे बट हाँ, यहाँ कम से कम आपको 2 दिखाने पड़ेंगे पेज। मतलब एग्जाम की अगर आप बात कर रहे हैं तो एग्जाम में 2 पेजेस एटलीस्ट आपको दिखाने पड़ेंगे। ऐसे मैंने देखिए 2 मैसेज बना दिए। अब आप जानते हैं अलग अलग पेजेस को रन करेंगे, ए को रन करूंगी ए का आउटपुट दिखाएगा, बी को रन करूंगी बी का आउटपुट दिखाएगा। तो अगर वो भी देखना चाहते हैं तो रन कर देते हैं हम लोग। दिख रहा है, ये a.jsp रन हो रहा है। ठीक है, अब मैं ये वाला शेयर करती हूँ, बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो a.jsp रन हो रहा है, अब b.jsp रन करती हूँ। अभी मैंने इंक्लूड नहीं लगाया है, ध्यान रखिए, अभी सिर्फ मैं अलग अलग रन करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ये b.jsp रन हो गया, ये देखिए ऊपर आ रहा है ना अलग अलग मैसेज। अब हम लगाएंगे इंक्लूड, तो आप चाहे तो ए में लगा लीजिए, चाहे बी में लगा लीजिए, किसी में भी किसी को इंक्लूड कर दो, कहीं पर भी इंक्लूड कर दो, या फिर अगर अलग से सी बनाना चाहते हैं c.jsp तो वहां जाकर आप इंक्लूड कर सकते हैं दोनों को। तो मैं a.jsp में बी को इंक्लूड करती हूँ। देखिए, आप चाहे नीचे इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे ऊपर लिखेंगे @include फाइल डबल कोट्स, और यहाँ पर देखिए इंक्लूड, बहुत सारी फाइल्स खुल जाएंगी, क्या इंक्लूड करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं b.jsp को इंक्लूड करना चाहती हूँ। कोडिंग दिख रही है इसलिए, यस मैम। है ना, बस ये एक लाइन की कोडिंग, पूरी की पूरी फाइल उठाकर ला देगा आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ए वाली फाइल को रन करती हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरी फाइल को नीचे ही इंक्लूड करना है, आपको जहां जरूरत पड़े आप इंक्लूड कर लो। ठीक है, तो मैंने नीचे कर दिया इंक्लूड और मैं रन कर रही हूँ। देखिए आउटपुट, दिख रहा है आउटपुट, Yes, ma'am. है ना। और आप साथ साथ, मैंने स्टार्टिंग से ही कहा है जेएसपी रन कर रहे हैं हम लोग, साथ साथ यूआरएल भी नोटिस करते जाइए। देखिए कि यूआरएल किसका दिखा रहा है, a.jsp फाइल रन हो रही है और a.jsp में दोनों का आउटपुट, ए और बी दोनों का आउटपुट दिखा रहा है। ये काम करता है भाई। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम आपने बोला था कि इसके थ्रू जैसे अगर हमें किसी कोई एक कंटेंट चेंज करना होगा तो वो भी कर सकते हैं मैम, तो वो फिर ये तो बस मर्ज कर रहा है ना बस 2 फाइलों को। नहीं, 2 मैंने वो पेज को। हेडर वाले कंसेप्ट में बताया था। जब हम लोग हेडर फाइल मतलब हेडर बना रहे हैं, हम लोग फुटर बना रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि जब हम लोग एक एक्चुअल वेबसाइट पे काम करते हैं, जैसे मैंने ना इस पे बनाई होगी एक वेबसाइट, देखते हैं खुलती है कि नहीं। मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट करके एक बनाया था, बना तो है बट पता नहीं मेन पेज कहाँ है इसमें, index.jsp यही होगा। ठीक है, ये मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट की एक वेबसाइट बनाई थी, इसका देखिए। ये बनाया था मैंने। ठीक है, अब देखिए मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर ये लुक जो है, पता नहीं दिख रहा है नहीं, अब दिखेगा। ये देखिए, ये बनाया था मैंने। ठीक है, तो अब मैं ये कह रही हूँ ये है हेडर पार्ट आपका, ये जो ऊपर आ रहा है ये हेडर पार्ट है, और ये हर पेज में मैंने सेम रखा है। ठीक है, दिख रहा है वेबसाइट, यस मैम।
है ना। अब मैंने होम पे क्लिक किया, अब मैं सर्विस पे क्लिक करूंगी, ठीक है, तो नीचे सर्विसेज खुल गई हैं यहाँ पर। लेकिन देखिए वेबसाइट तो बिल्कुल सेम है ना, मतलब ऊपर हेडर पार्ट बिल्कुल सेम है। फिर मैंने आर्टिकल्स पे क्लिक किया, फिर मैंने आर्टिकल्स नीचे चेंज हो रहे हैं, लेकिन हेडर और फुटर बिल्कुल सेम है। तो मैं इसी की बात कर रही थी कि मैंने हेडर जो बनाया ना, इसकी कोडिंग देखिए कुछ इस तरीके से, ये इंडेक्स पेज रन हो रहा था हमारा पहले, ये कोडिंग इसकी देखिए, ये रहा देखिए, ये देखिए सबसे ऊपर मैंने हेडर को इंक्लूड किया है, देखिए दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग हेडर मतलब इंक्लूड फाइल को यूज करते हैं कि जो है कि हेडर मैंने अलग से बना रखा है, यहाँ पर ये साइड में दिखेगा आपको, ये रहा हेडर डॉट जेएसपी मैंने बना रखा है। इसको ओपन करती हूँ हेडर डॉट जेएसपी को, और सिर्फ उसमें हेडर की कोडिंग है। तो ये रहा हेडर की कोडिंग है ये पूरी। कहने का मतलब ये है कि वो ब्लू कलर में आ रहा है, ठीक है, खैर वो तो इमेज लगा रखी है मैंने। लेकिन अगर वो ब्लू कलर में नहीं चाहिए होगा आपको, वो ग्रीन कलर में चाहिए होगा, तो आपको हर पेज में जाके कोडिंग चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हेडर में जाके कोडिंग चेंज कीजिए, वो काम कर जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है इंक्लूड फाइल का यूज करते हैं कि आप अलग अलग फाइलें बनाइए और उसको एक साथ इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। देखिए इंडेक्स वाले पेज में मैंने एक बार हेडर इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, नीचे फुटर इंक्लूड किया गया होगा कहीं ना कहीं, ये देखिए लॉगिन पासवर्ड भी बना रखा है मैंने, ये देखिए नीचे फुटर इंक्लूड कर रखा है, ये देखिए ये फुटर इंक्लूड कर रखा है मैंने, और फुटर के लिए एक अलग पेज बना रखा है। तो जितने पेजेस बनाए मैंने उसमें हेडर और फुटर को इंक्लूड कर दिया है, तो मुझे बार बार हेडर और फुटर का उतना कोडिंग लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग इंक्लूड फाइल का यूज करते हैं, ठीक है। तो आगे समझ में इंक्लूड का यूज। मैम ये जो क्या बोलते हैं हेडर और फुटर को आपने इंक्लूड करा है मैम, इसीलिए मतलब हाँ क्लियर है मैम। ठीक है, तो भाई ये कंसेप्ट होता है इंक्लूड का, ठीक है। आप किसी फाइल को भी कहीं पर भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ए के अंदर बी को इंक्लूड किया है, आप बी के अंदर ए को इंक्लूड कर सकते हैं, या बी फाइल को आप ऊपर इंक्लूड कर दीजिए, तो पहले ऊपर बी वाला मैसेज रन होगा, फिर ए वाला मैसेज रन होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है भाई इंक्लूड फाइल का। ठीक है, आगे करें। यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तो ये रहा। तो भाई इंक्लूड इतना ही था, पेज की तरह बहुत लंबा नहीं, पेज डायरेक्टिव की तरह इंक्लूड का यही काम है, और यही एक काम करता है इंक्लूड, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट काम है ये, अलग अलग पेजेस को इंक्लूड करने का काम एक साथ, जहां आपको इंक्लूड करना है बस आप वहां ये लाइन ले जाकर लिख दीजिए ये वाली, और वो काम कर जाएगा। लेकिन रिलेटिव यूआरएल का मतलब भी मैं बता चुकी हूँ कि उसी वेबसाइट के अंदर जितने पेजेस है वो सब में आपस में ही काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टैगलिब डायरेक्टिव, और ये भी अभी मैं छोड़ूंगी क्योंकि टैगलिब डायरेक्टिव ना कस्टम टैग के लिए यूज होता है, और कस्टम टैग एक अलग से ही टॉपिक है, एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है, पूरा अलग से टॉपिक होता है पूरा। इसमें 3 से 4 फाइल्स बनानी पड़ती है। कस्टम टैग उसको बोलते हैं जब आप अपने टैग खुद बनाते हैं, ठीक है। 5 टैग तो बने हुए हैं जेएसपी में, लेकिन इसके अलावा अगर आपको लगता है अपने प्रोजेक्ट के नीड के अकॉर्डिंग एक टैग और बनाना चाहिए आपको, आप बना देते हैं, ठीक है। उसको यूजर डिफाइंड टैग या कस्टम टैग कहते हैं। उस कस्टम टैग को यूज करने के लिए हम लोग टैगलिब लिखते हैं, जहां यूज करना हो टैगलिब डायरेक्टिव वहां लिखते हैं, ठीक है। तो टैगलिब लिखते हैं, यूआरआई लिखते हैं, यूआरआई का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जैसे होता है ना, ऐसी यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर उसको बोलते हैं जो पेज आपने बनाया उसका फुल एड्रेस। यूआरएल तो उसको बोलते हैं जो पहले से बनी हुई है, उसका फुल एड्रेस होता है ना यूआरएल। और यूआरआई का मतलब होता है जो पेजेस आपने बनाए हैं उसका फुल एड्रेस आप यहाँ पर दे दीजिए। अब वो फुल एड्रेस बार बार यूज करना है हमें, तो हम क्या करते हैं, हम इसका एक प्रीफिक्स दे देते हैं, मतलब बहुत लंबा नाम होता है, लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक एक नाम है आपका, बार बार आपको यूज करना है। यहाँ पर आपने लिख दिया तो आपको बार बार यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, छोटा सा प्रीफिक्स दे दिया, लाइक मैंने वो प्रीफिक्स एक्स नाम से दे दिया। अब मैं जहां एक्स लिखूंगी वहां ये पूरा का पूरा पेज उठ के मेरे लिए काम करेगा, तो इसलिए यूआरआई और प्रीफिक्स का ये काम होता है। तो कस्टम टैग के लिए हमें 3 फाइलें अलग से बनानी पड़ती है, तब जाके हमारा एक टैग बनता है, ठीक है। वो टॉपिक हम लोग लास्ट में करेंगे, और जब हम लोग कस्टम टैग करेंगे तब हम लोग टैगलिब डायरेक्टिव भी करेंगे, ठीक है। ओके मैम।
तो ये होता है अभी डायरेक्टिव टैग। डायरेक्टिव टैग में 3 होते हैं, एक होता है पेज डायरेक्टिव, एक इंक्लूड डायरेक्टिव। पेज डायरेक्टिव पूरा करवा दिया, इंक्लूड डायरेक्टिव तो छोटा सा काम था वो बता दिया अभी। और टैगलिब हमने होल्ड पे रखा हुआ है, वो जब हम लोग कस्टम टैग पढ़ेंगे तो हम लोग टैगलिब डायरेक्टिव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा खत्म होता है डायरेक्टिव टैग, यानी 4th टैग हमारा खत्म हो गया। 5th टैग है हमारा एक्शन टैग। ये रहा। मैम इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा? देखिए चैप्टर पता नहीं कहाँ खत्म हुआ, मैं लिखती चली गई हूँ कोडिंग, मतलब इसमें नोट्स में, ठीक है। तो पता नहीं चैप्टर कहाँ पर खत्म है इसका, बट जेएसपी खत्म नहीं होगा आपका अभी। अभी तो ट्राई कैच पढ़ना है, अभी तो सेशन ट्रैकिंग पढ़ना है, अभी तो डेटाबेस कनेक्टिविटी है, मेल वगैरह के कंसेप्ट पढ़ने हैं हमें, बहुत सब है तो कस्टम टैग पढ़ना है भी है जेएस, लेकिन टैग्स खत्म हो जाएंगे। जेएसपी एक्शन टैग 5 टैग बताए थे टोटल मैंने आपको, हम वापस से पीछे जाकर एक बार देख लेते हैं। 5 या हाँ ये रहे। जब हम लोग ने जेएसपी टैग स्टार्ट किए थे तो 5 टैग थे हमारे पास। देखिए स्क्रिप्टलेट टैग का काम समझ में आ गया हमें, डिक्लेरेशन का काम हो गया हमसे, एक्सप्रेशन हो गया, डायरेक्टिव अभी खत्म किया है, अब बचा है हमारे पास एक्शन टैग, ठीक है। तो सबसे पहले एक्शन टैग यूज कहाँ पर होता है, ये मैंने कई बार डिस्कस भी किया है कि जेएसपी सर्वलेट में ट्रांसलेट होता है तो उसको ट्रांसलेशन फेज बोलते हैं। जब ट्रांसलेशन फेज होता है तो डायरेक्टिव टैग यूज होता है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टिव टैग के बाद डायरेक्टिव टैग अपना काम कर गया कि ट्रांसलेट होते हुए सर्वलेट को किन किन चीजों की जरूरत है, फिर सर्वलेट में कंपाइल होता है, फिर कंपाइल होने के बाद तो जब सर्वलेट कंपाइल होता है ना तो उस सिचुएशन को बोलते हैं कंपाइलेशन फेज। और कंपाइलेशन फेज के टाइम पे हमारा एक्शन टैग काम करता है, यानी पेज को डायनेमिक बनाने का काम करता है। कंपाइल होते टाइम में पेज डायनेमिक बनता है और डायनेमिक होते टाइम उसको किन किन चीजों की जरूरत होती है वो एक्शन टैग हमें लाकर देता है, ठीक है। तो एक्शन टैग भी डायरेक्टिव की तरह बड़ा ही है, उसको हम पढ़ेंगे भी। अच्छा क्या जेएसपी एक्शन टैग, ये सारी चीजें हमें एक्शन टैग के अंदर पढ़नी, यानी सब पे एक एक प्रोग्राम बना हुआ है फिर से, ठीक है। एक्शन टैग कैन बी एम्बेडेड इन ए जेएसपी डॉक्यूमेंट। एक्शन टैग को जेएसपी के अंदर डालते हैं। एट द कंपाइलेशन टाइम दे आर रिप्लेस्ड बाय जावा कोड। इट इज यूज्ड टू डायनेमिकली इंसर्ट अ फाइल, ठीक है। डायनेमिक बना देता है, कंपाइलेशन टाइम पे यूज होता है और डायनेमिक बना देता है। फिर डायनेमिकली इंसर्ट अ फाइल, आप मतलब प्रोग्राम रन करते हुए या रनिंग होते हुए आप प्रोग्राम को इंसर्ट कर सकते हैं। रीयूज जावा बीन्स, जावा बीन वगैरह यूज कर सकते हैं। और फॉरवर्ड और इंक्लूड अ फाइल, ठीक है। आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं फाइल को, और 2 फाइल्स को इंक्लूड करना चाहते हैं तो इंक्लूड भी कर सकते हैं, मतलब ये सारी चीजें कर सकते हैं, पर ये सारी चीजें रनिंग टाइम पे, तो ठीक है। इसका सिंटेक्स बिल्कुल अलग है, परसेंटेज का साइन यहाँ नहीं लगेगा, आपको पूरा जेएसपी लिखना पड़ेगा, कोलोन लगाना पड़ेगा, एक्शन का नेम लिखना पड़ेगा, ये सारे एक्शंस हैं, ये ना सम ऑफ द एक्शंस आर, इंक्लूड लिखना इंक्लूड लिखिए, फॉरवर्ड लिखना फॉरवर्ड लिखिए, और उससे रिलेटेड फिर एक एक एट्रीब्यूट, एक एक या 2 जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो सब एट्रीब्यूट आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे, ठीक है। आ गया समझ में? तो इन सब पे हमें प्रोग्रामिंग करनी है। करें स्टार्ट? यस मैम। ठीक है, तो इसमें भी एक इंक्लूड है। सबसे पहले आता है देयर आर सम एक्शंस। कौन कौन से एक्शन है जिसको हमें यूज करना है या जो होते हैं एक्शन टैग के अंदर, इंक्लूड होता है, फॉरवर्ड होता है, यूज बिन है, सेट प्रॉपर्टी, गेट प्रॉपर्टी, परम, प्लगइन, फॉल बैक, ये होते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं, इसमें मैं इंक्लूड और फॉरवर्ड को लेके एक प्रोग्राम बना दूंगी, ठीक है। वैसे अलग अलग भी बनते हैं बट मैं एक में समझा दूंगी। यूज बिन, सेट प्रॉपर्टी और गेट प्रॉपर्टी एक ही प्रोग्राम में यूज होते हैं, एक साथ यूज होते हैं ये, माने सेट प्रॉपर्टी और गेट प्रॉपर्टी यूज बिन के लिए ही होता है। फिर परम का एक प्रोग्राम अलग बनता है, प्लग इन और फॉल बैक ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं। तो हमारे 1 2 3 4 प्रोग्राम्स इस एक्शन टैग में हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं इंक्लूड की। एक्शन में भी एक इंक्लूड, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने डायरेक्टिव में इंक्लूड पढ़ा है ना, एक्शन में भी एक इंक्लूड होता है। ये भी वही काम करता है, 2 अलग अलग फाइल्स को मर्ज करने का काम करता है।
दो अलग अलग फाइल्स को मर्ज करना है या दो से ज्यादा फाइल्स को मर्ज करना है, लेकिन ये रनिंग टाइम पे काम करता है, मतलब इंटरनली चेंजेस आते हैं इसमें कि ये रनिंग टाइम पे काम करता है और वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब देखिए क्या है कि देखिए मान लीजिए मैंने ना एक, अब हर वेबसाइट पे डेट तो आपको दिखानी पड़ेगी, डेट चल रही होती है, डेट एंड टाइम चल रहा होता है ना हर वेबसाइट पे। अरे बोलो भाई, कहाँ चले गए सारे? यस मैम। यस है मैम। ना? तो हम क्या करते हैं, वही कंसेप्ट है, डेट और टाइम तो हर पेज पे दिखाना है, तो हर पेज पे हम डेट एंड टाइम की कोडिंग नहीं करते हैं। हम लोग एक पेज पे एक पेज बनाते हैं डेट एंड टाइम का, उसको हर पेज में इंक्लूड कर देते हैं, है ना? जैसे हेडर इंक्लूड किया, जैसे फुटर इंक्लूड किया, जैसे मेन्यू इंक्लूड किया, ऐसे ही डेट एंड टाइप के पेज को भी हम हर पेज में इंक्लूड कर देते हैं। वही कंसेप्ट है कि अगर चेंज करना होगा तो मुझे हर पेज में नहीं करेंगे हम कोडिंग चेंज, हम जाके सिर्फ एक डेट एंड टाइम वाले पेज में चेंज कर देंगे। अब होता क्या है यहाँ पर कि हमने डेट एंड टाइम वाला पेज में अगर मैंने डायरेक्टिव वाला इंक्लूड किया, जो स्टैटिक होता है, डायरेक्टिव इंक्लूड जो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे, उसके थ्रू अगर मैं इंक्लूड करूंगी तो जिस टाइम पे मैंने या जिस डेट पे मैंने इंक्लूड किया है, कभी भी वेबसाइट चला लीजिए, वही टाइम और डेट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, फिर जब आप रिफ्रेश करेंगे तब जाके आपको एक्चुअल टाइम दिखाई देगा, करंट टाइम दिखाई देगा। ये होता है स्टैटिक का कंसेप्ट, यानी कि जो हम डायरेक्टिव टैग पढ़े। और जब हम लोग एक्शन, ये डायरेक्टिव टैग के साथ था, सी डायरेक्टिव में भी एक इंक्लूड होता है, अभी हम लोग थोड़ी देर पढ़े, क्योंकि फर्क पूछा जाता है एग्जाम में भाई। डायरेक्टिव में इंक्लूड होता है ना, इसकी बात कर रहे हैं, जिससे हम लोगों ने हेडर इंक्लूड किया, जिससे हम लोगों ने फुटर इंक्लूड किया। तो हेडर फुटर तो स्टैटिक है ना, तो हम लोगों ने इंक्लूड से इंक्लूड कर दिया, सॉरी डायरेक्टिव से इंक्लूड कर दिया। अभी डेट एंड टाइम को भी अगर हम डायरेक्टिव वाले इंक्लूड से इंक्लूड करेंगे या मर्ज करेंगे, तो जिस टाइम पे हम लोगों ने मर्ज किया है वही टाइम दिखा रहा होगा वेबसाइट पे हमेशा, जब तक आप रिफ्रेश नहीं करेंगे। रिफ्रेश करेंगे तो जाके करंट टाइम दिखाएगा। तो ये कंसेप्ट है। लेकिन अगर हम लोग एक्शन वाले इंक्लूड से इंक्लूड करेंगे, तो जैसे ही आप वेबसाइट जिस भी टाइम पे खोलिए, वो वही टाइम दिखा रहा होगा जो करंट टाइम हो उस वक्त। ठीक है, तो ये फर्क आता है डायरेक्टिव इंक्लूड और एक्शन इंक्लूड में। आगे समझ में? यस मैम। मैम मीटिंग ओवर होने वाली है। हाँ, अभी स्टार्ट करते हैं फिर से। तो ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने डायरेक्टिव में भी इंक्लूड पढ़ा, ये रखिए इंक्लूड डायरेक्टिव भी पढ़ा हम लोगों ने। इंक्लूड डायरेक्टिव में भी इंक्लूड होता है और एक्शन में भी। आगे देखिए, एक्शन में भी एक इंक्लूड अभी हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ से मीटिंग ओवर करती हूँ, फिर से स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, फिर करते हैं इस पे।